HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 32 होगी। पिछली 31 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी कोई स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रॉपरली कोर्स आप करना चाहते हो जिससे 100% श्योर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लेना। फीस अभी तक 50% है, बहुत जल्द इंक्रीज़ होने वाली है और समय भी कम हो रहा है। तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा कितनी फ़ीस है, क्या क्या मिलेगा, कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और आपने क्या करना है, खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ये क्वेश्चन वहाँ पे आ गया है। ठीक है, एक या एक से अधिक नदी या नदियों में बहने वाले पानी के आंशिक रूप से संलग्न तटीय भाग जिसका खुले समुद्र से मुक्त संबंध हो उसे कहा जाता है। 99% स्टूडेंट्स पजल होंगे इस क्वेश्चन में, गारंटी है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है दोस्तों, इसे बोला जाता है एस्चुअरी। अब होता क्या है, एस्चुअरी और डेल्टा सेम ही होते हैं। इनमें होता क्या है, दो नदियाँ या फिर ज़्यादा मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, ये समुद्र है तो इसमें फिर ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, ये दो नदियाँ मिल गई, ऐसे आ रही हैं आगे, ये समुद्र है, ऐसे ही सेम इनका भी हिसाब होता है, लेकिन यहाँ पे अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा आपने सुना ही होगा, तो इस तरीके से आपको आंसर पता होना चाहिए। और स्ट्रेट यानी कि जल्द मरुमध्य क्या होता है, दो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और उनके बीच ज़मीन होती है इस तरीके से, लेकिन दोस्तों बीच में एक रास्ता होता है ताकि जो भी जहाज वगैरह है जा सके, तो इस चीज़ को बोला जाता है स्ट्रेट। ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताओ कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच स्थित है, अभी पता चल जाएगा कितनी तैयारी करते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा राजा सागर बांध, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, किस नदी पर बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन तो बांधों से रिलेटेड पक्का है। कृष्णा राजा सागर बांध जो है ये दोस्तों कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो इसको याद रखना। बाकी और क्या याद रखना है आपको कि ये मध्य प्रदेश में है। सीधा क्वेश्चन आता है कि दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है सारा नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जिसे अर्दन डैम कहा जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा है, सबसे बड़ा और अर्दन डैम। इसको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं सबसे ऊंचा टिहरी डैम है, सबसे लंबा हीराकुंड डैम है। यहाँ पे बात हो गई है लार्जेस्ट अर्दन डैम, तो बिल्कुल सही इसका आंसर है दोस्तों बानासुर सागर डैम। और आपको ये भी याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे नदी दी गई है कर्मणा थोडू, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है काबनी रिवर की, और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, चाहे रिसर्च कीजिएगा या फिर कहीं से भी कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो बाणासुर सागर डैम है ये किस राज्य में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, यानी कि जो डॉल्फिन है, अगर मैं इंडिया की रिवर्स की बात करूं तो इस नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कौन सी नदी है ये दोस्तों, नदी है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कमेंट करके बताना गंगा की लंबाई कितनी है, क्योंकि करोड़ों बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है और 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ एक वीडियो में, और इन 20 क्वेश्चंस के साथ 2 या 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ, तो लगभग 50 क्वेश्चंस बन गए और लगभग 10 क्वेश्चंस मैं पूछ देता हूँ आपसे।
तो 60 क्वेश्चंस हम 15 वीडियोस या फिर बात करूं 20 मिनट्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। आशा करता हूं आप भी मेहनत कर रहे होंगे। और पहली डॉल्फिन सर्च की गई थी 1801 ईस्वी में गंगा में। उसके बाद दोस्तों सतपुड़ा रेंज। अगर मैं बात करूं कि ये जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी श्रृंखला है, तो दोस्तों आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सतपुड़ा हो गई या फिर विंध्याचल हो गई, क्योंकि यहाँ से नदियाँ वगैरह निकलती हैं और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं। तो सतपुड़ा श्रृंखला जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये है धूपगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 राज्यों में से कौन सा चक्रवात मानसून के मौसम के दौरान होने का खतरा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानसून से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के होते हैं हर एग्जाम में। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो बेसिकली 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है, इसमें तो इतने चक्रवात आते हैं कि यहाँ की जो मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा है और यहाँ बुरी हालत है। तो इस तरीके से देख लेना। उसके बाद दोस्तों 2 राज्य और याद रखने हैं, एक तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। यहाँ भी काफ़ी चक्रवात आते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चक्रवात नहीं आते, तो ये इनमें से 3 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, बिहार, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या फिर पछुआ विक्षोभ, इसे इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है, एक ऊष्मा गतिकीय तूफान है। यहाँ दोस्तों हवाएं चलती हैं काफ़ी तेज़ी से, जिसकी उत्पत्ति डैश से होती है। किस सागर से या फिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? और आपको बता दूं, ये जो हवाएं चलती हैं तेज, यहाँ पे जो भी जलवाष्प होते हैं वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं और पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, हरियाणा वगैरह, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है फरवरी मार्च महीने में, हिमाचल में भी। तो पछुआ विक्षोभ के कारण ये होता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर या फिर ये क्षेत्र जो है वहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब ये काम नहीं करता, इसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। तो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल सही आंसर, 1950 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से देखो। और नीति आयोग 2015 से काम कर रहा है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जो हैं इस समय नरेंद्र मोदी। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और कमेंट करके ज़रा बताना नीति की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है 2015 के बाद। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, एक क्वेश्चन पक्का होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देखने को मिला था? 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये बात है दोस्तों 1980 के दशक की। तो आपको इस तरीके से देखना है। और दोस्तों अगर आप सभी को पूछा जाए कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं भारत के इतिहास में, उनमें सबसे महान राष्ट्रपति कौन थे, तो आप आंखें बंद करके टिक कर सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इन्होंने एक टर्म दी थी PURA, पूरा। तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे रिलेटेड? पूरा भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति है। ठीक है,
पूरा का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस अवधारणा को दिया था और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ठीक है, अब इसका अर्थ समझना, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि आपको पढ़ाया और ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताया और चला गया। इसका मतलब ये है, ये जो पूरा एक टर्म दी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, कि जो भी सुविधाएं शहरों में मिलती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उन फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज़ यानी कि गांव में भी पहुंचाओ। तो इस तरीके से आपको देखना है, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग कब अस्तित्व में आया? अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि दोस्तों किसानों को किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट नहीं होता है कृषि का, ऊपर से जो प्राइसेस होते हैं, जो भी सब्जियां हैं या फिर फसलें हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो दोस्तों इसका गठन हुआ था जनवरी 1965। तो बी इज़ राइट आंसर। SI मार्क, हर एक चीज़ में आपने देखा होगा ISI मार्क, और एरिया पूछा गया है कि किस एरिया में ISI मार्क जो है मिलता है, कौन से उत्पाद होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, जो भी बिजली से संबंधित होते हैं या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक गुड्स जो भी होती हैं, उनका जो कवर होता है उसको देखना। ऐसे ISI इस तरीके से आपको बना हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनिशियलिज्म ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। जो भी विकास होता है भारत में, इन सब के मामले में जो विचार विमर्श या फिर थिंक टैंक का काम करता है, वो क्या है दोस्तों? वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका अध्यक्ष कौन? PM। ठीक है, तो इस तरीके से देखो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाते हैं, फालतू एक भी नहीं। और राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एग मार्क। ऊपर हमने ISI देखा, ठीक है, अब हम यहाँ पे एग मार्क देख रहे हैं। एग मार्क भी आपने निशान देखा होगा, इस तरीके का होता है। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे एग मार्क ऐसे लिखा होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है क्वालिटी के लिए। सपोज करिए कोई भी खाद्य वस्तु है, जैसे घी है, तो अगर घी के डिब्बे के ऊपर एग मार्क का निशान हो तो समझ जाओ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वहाँ पे एग मार्क का यूज़ होता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों आपको बोला जाए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी चीज़ मिलती है, तो आप सभी बोलेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन से कम है एंड सो ऑन। आप सभी ये बोलेंगे कि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन कम है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी के बीच में भी ऑक्सीजन मिलती है, क्रस्ट हो गया एंड सो ऑन, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद जो चीज़ है वो क्या है? सिलिकॉन। अब ये क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन जो है ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा? जो भी कंप्यूटर की दुनिया में चीज़ें हैं उनमें जो चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो दोस्तों क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सेमीकंडक्टर है, तो इस तरीके से ये काफ़ी यूज़फुल है। इसकी खोज किसने की थी? करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है।
जे बर्ज़लियस। 1824 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी सिलिकॉन की। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका रासायनिक रूप क्या है? रासायनिक फॉर्मूला नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। इसका रासायनिक नाम सिर्फ पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको हम बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला है CaSO4, और आधी बूंद पानी की भी इसमें होती है, जिप्सम, हाफ H2O। तो ऐसे देखिए, कांस्य और तांबे और डैश की मिश्र धातु है। तो दोस्तों ब्रोंज जो है ये एलोय होता है, इसमें कॉपर होता है, और साथ में क्या चीज़ होती है? दो चीज़ें होती हैं, इनकी परसेंटेज भी बताऊंगा। तो ब्रोंज जो है अगर आप बनाना चाहते हैं, जिसे हिंदी में कांस्य बोला जाता है, तो तांबा लगेगा। तांबा जो है 88% होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रंग जो है तांबे की तरह होता है थोड़ा थोड़ा। और साथ में टीन 12% यूज़ की जाती है। तो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है धातुओं से संबंधित। उसके बाद बादल वायुमंडल में उनके कम डैश के कारण तैरते हैं। वायुमंडल में देखोगे तो बादल जो हैं आपको ऐसे ऐसे घूमते मिलेंगे आगे आगे की तरफ, ये तैरते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों बादलों का घनत्व जो है ये कम होता है, तो इसलिए ये तैरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स जियो 4G आप सभी इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर जियो नहीं तो एयरटेल, एयरटेल नहीं तो अदर, लेकिन 4G ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, गारंटी है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स होंगे जो 3G 2G यूज़ कर रहे होंगे। तो ये टोटली फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर काम कर रहा है जो 4G है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है कैसे काम करता है? दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लाइट वेव, इस तरीके से होती है ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है, ठीक है। और जब प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और काफ़ी स्पीड इसकी होती है, क्योंकि टोटली इसमें लाइट का यूज़ होता है, और लाइट आप सभी को पता है कि कितनी फास्ट होती है, साउंड से भी ज़्यादा फास्ट होती है। सो ए इज़ राइट आंसर। रमन प्रभाव, दोस्तों इतने महान वैज्ञानिक थे ये भारत के कि आज भी इनके लिए हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। कमेंट करके ज़रा बताना भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इन्होंने एक प्रभाव बताया था स्कैटरिंग का, जो लाइट जो है उसकी जो फैल जाती है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पर आधारित होती है? किरणें जो हैं इधर उधर जाती हैं, तो ये ओबियसली जो भी चीज़ें पारदर्शी होती हैं, चाहे शीशा हो, पानी हो एंड सो ऑन, तो उसी के ऊपर काम करता है रमन इफ़ेक्ट। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, ठीक है। और फ्री PDF फाइल भी इस वीडियो की मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमें ये दो वो दो। दोस्तों आपको पेड क्रैश कोर्स इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हेल्प हम जरूर करेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।